अनवर सलमा को दिलो जान से चाहता था, लेकिन साधारण परिवार की सलमा ने उसे तवज्जो नहीं देती थी। उसने अमीर दिलनवाज से इसलिए शादी की ताकि ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। पर दिलनवाज ने उसे ऐसा क्या दिया कि सलमा पश्चाताप के आंसू बहाती रह गई। दोस्तों, आगे क्या हुआ आपको बहुत एंजॉय आने वाला है, इसलिए हमें पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है कहानी को लिखने और बनाने में, और कहानी तो आप जैसे प्यारे दोस्तों के लिए ही बनाते हैं, तो मुझे सपोर्ट करना भी आप सबका ही फर्ज बनता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिएगा। अनवर वैसे तो हमारे घर अक्सर आता जाता रहता था, पर जब से मैं बड़ी हुई थी उसका आना जाना बढ़ गया था। मैं स्कूल से आती तो वह गली में टहलता मिलता था, घर पर इंतजार कर रहा होता। अजीब इंसान था, न कभी बात करता न मेरी तारीफ करता, न नज़र भरकर देखता, पर उसके अंदाज बताते थे कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे करीब रहने के लिए वह हर जतन करता, कभी बाजार जाकर अम्मा की दवाई लेकर आता, कभी अब्बा का कोई काम करता, कभी मेरी छोटी बहन को घुमा कर लाता। उसे किसी काम से इनकार नहीं था। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता था। उसकी मोटर मैकेनिक की दुकान थी, जिसमें उसके अलावा 4 कारीगर काम करते थे। आमदनी अच्छी थी, घर में किसी को उसके आने जाने पर ऐतराज नहीं था, सभी उसे पसंद करते थे। वह बचपन से हमारे घर आता था, देखने में भी अच्छा खासा था। मैं 12वीं में 2 बार फेल हो चुकी थी, उम्र भी 18 हो गई थी, पर देखने में मैं खूबसूरत थी। मेरे अब्बा एक ऑफिस में चपरासी थे, आमदनी कम थी, खर्चे ज़्यादा थे। मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन छोटे भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मेरे स्कूल में बड़े घरों की लड़कियां पढ़ती थीं। उनके बीच रहकर मैं अपने घर की गरीबी भूल जाती और उनकी तरह ही रहने की कोशिश करती। उनके घरों में जाती, उनके घरों में ऐशो आराम के सामान देखकर दंग रह जाती और सोचती कि पढ़ लिख कर मैं भी किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी। गरीबी आखिर ख्वाब देखने से तो नहीं रोक सकती। मैंने सोच लिया था कि किसी गरीब या मामूली इंसान से हरगिज शादी नहीं करूंगी। अगर गरीबी में ही दिन काटने हैं तो अपना घर क्या बुरा है। बड़े घर की लड़कियों के बीच रहकर दिमाग भी ऊंचा सोचने लगा था। ऐसे में भला मुझे अनवर कैसे अच्छा लग सकता था। वह ठीक ठाक पैसे कमाता था, पर था अनपढ़, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा। काम भी गाड़ी मैकेनिक का करता था। मुझे उससे नफरत तो नहीं थी, पर जिस चाहत से वह देखता था मुझे बुरा लगता था। लेकिन वह भी अजीब मिट्टी का बना था, न कोई शिकायत न कोई शिकवा। मेरी सहेली जोया की शादी थी। वह अक्सर अपने मंगेतर की बातें मुझे बताती रहती थी। उसकी बातें सुनकर मैं भी ख्वाबों की दुनिया में खो जाती थी। जोया ने बड़े इसरार से हल्दी से लेकर रिसेप्शन तक 4 दिन की दावत दी। मैंने कहा, अम्मी से इजाज़त मिलना मुश्किल है और फिर मुझे लाएगा कौन। वह रोते हुए बोली, देख सलमा, शादी के बाद मैं कनाडा चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब आना हो। अब मैं कल से स्कूल भी नहीं आऊंगी, तुम्हें आना ही पड़ेगा। वह मेरे कंधे पर सिर रख कर रो पड़ी। उसका लगाव देखकर मुझे आने का वादा करना पड़ा। अब मेरे सामने 2 मसले थे, एक तो घर वालों की इजाज़त और दूसरे किसके साथ जाऊंगी। घर आकर मैंने अम्मी को बताया, अम्मी, मेरी खास सहेली की शादी है। उसकी शादी मुझे हर हाल में अटेंड करनी है, फिर वह अमेरिका चली जाएगी। कहाँ पर है शादी? क्लिफ्टन में कोठी है उसकी। बेटा, इतनी दूर कैसे जाओगी? कहीं पास होती तो मैं साथ चली चलती। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अब्बा से कहीं वो साथ चले। नहीं, वो भी नहीं जाएंगे। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी वक्त अब्बा और अनवर भी आ गए। पूरी बात सुनकर अब्बा भी यही बोले, बेटा, भेजने में कोई हर्ज नहीं है, पर जाओगी कैसे? अनवर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से बोला, छोटी सी बात है, मैं छोड़ आऊँगा। अब्बा राजी हो गए, पर अम्मा को ऐतराज था, लेकिन उनके ऐतराज ने मेरी जिद के आगे दम तोड़ दिया। दूसरे दिन शाम को अनवर किसी की नई मोटरसाइकिल लेकर आ गया। मैं खूब तैयार हुई थी। ऊपर से एक चादर ओढ़कर मैं उसके साथ बैठ गई। जोया के घर जैसे रंग व नूर की बारिश हो रही थी। कोठी के आगे बड़ा सा शामियाना लगा था, जहां उपटन का फंक्शन होना था।
अनवर मुझे कोठी के बाहर उतार कर चला गया। मैंने उसे 10 बजे आने को कहा। सारी मेहमान लड़कियां अच्छे कपड़ों और जेवरों से सजी धजी थीं। उन्हें देखकर मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा था। मैं जोया के पास पहुंची, वो लड़कियों से घिरी बैठी थी। उसने पीले रंग का हल्दी का जोड़ा पहन रखा था। उसी वक्त राजिया आ गई, जो मेरी दूसरी अच्छी सहेली थी। वह मुझसे लिपट गई। उसने पूछा, सलमा किसके साथ आई हो? मैंने कहा, अपने कजिन के साथ आई थी, उसे वापस भेज दिया। अरे, उसे वापस क्यों भेज दिया? इतने मर्द हैं, वह भी शामिल हो जाता। 1:10 बजे लेने आ जाएगा। लड़कियां ढोलक लेकर बैठ गईं। गीत और डांस होने लगा। रजिया ने कहा, चल आ नीचे की रौनक देख कर आते हैं। शामियाने में स्टेज सज रहा था। रजिया ने एक स्मार्ट से नौजवान से मिलाते हुए कहा, ये मेरे कजिन दिलनवाज हैं और ये मेरी प्यारी दोस्त सलमा है। दिलनवाज खूबसूरत लड़का था। उसने खासे महंगे कपड़े पहन रखे थे। उसने हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाया तो मैं झिझक गई। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और गर्मजोशी से कहा, अरे रजिया, तुम्हारी दोस्त इतनी खूबसूरत है, इसे कहाँ छिपा कर रखा था? मोहतरमा, आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। मैं क्या कहती। वो फिर बोला, गर्मी लग रही है, आओ चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं। मैं इनकार करती रही। दोनों मुझे हाथ पकड़कर कार में ले गए। हमने साथ बैठकर आइसक्रीम खाई। वह भरपूर नजरों से मुझे देखता रहा। उसकी बेतकल्लुफी देखकर मैं हैरान थी। फिर मैंने सोचा, बड़े लोगों में ऐसा ही होता होगा। हम वहां से लौटकर आए तो मैंने दूर से अनवर को खड़े देखा, पर मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। दिलनवाज ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम वापस कैसे जाओगी? मैंने कहा, मेरा कजिन लेने आएगा। अगर वह न आता तो मैं तुम्हें छोड़ आता। कल जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने शोखी से कहा। उस लड़के ने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि मुझ पर फिदा हो गया। मेरा दिल भी उसकी तरफ खींच रहा था। उपटन शुरू हो चुका था। हमने एक रस्म निभाई और खाने की तरफ बढ़ गए। मैंने रजिया से पूछा, ये तुम्हारा कजिन कुछ काम करता है या पढ़ता है? इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। शानदार बंगले में अकेला रहता है। फैमिली कनाडा में है। इसके खर्चे के लिए इतना भेजते हैं कि दोनों हाथों से लुटाता है। कुछ बिजनेस सेट करने का भी इरादा है। करीब 10 बजे फंक्शन से फारिग होकर बाहर पहुंची तो अनवर बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, आप जल्दी आ गए थे, इसलिए इतना इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, आपकी राह देखना तो मेरा नसीब है। रास्ते भर वह चुप रहा। मुझे डर था कहीं दिलनवाज के बारे में न पूछ बैठे। उतरते वक्त मैंने शुक्रिया कहा तो उसने पूछा, अब कब जाना है? मैं दिलनवाज के जादू में डूबी हुई थी। फौरन बोली, अब रोज ही जाना होगा। अच्छा, कल मैं किसी की कार मांग लाऊंगा। उसके जाने के बाद मैं ख्यालों में डूब गई। एक तरफ पूरी चमकदमक के साथ दिलनवाज खड़ा था, दूसरी तरफ एक मामूली मैकेनिक। दिल कह रहा था कि मैं अनवर के साथ अन्याय कर रही हूँ, मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए। दूसरे दिन अनवर कार लेकर आ गया। मुझे उसके साथ जाना पड़ा। जैसे ही मैं कार से उतरी, दिलनवाज आ गया। उसने अनवर को देखकर कहा, अच्छा, ये है तुम्हारे भाई साहब। अनवर का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने बात बदली, रजिया आ गई। वह आज देर से आएगी। अनवर मुझे वहां छोड़कर चला गया। मैं जोया के पास चली गई। दिलनवाज मेरे हवासों पर ऐसा छाया था कि मेरा दिल जोया के पास नहीं लगा। मैं उठकर नीचे आ गई। शाहनवाज मेरा मुंतजर था। वो मुझे लेकर समंदर किनारे आ गया। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, सलमा, ये शादी 2 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर हम कैसे मिलेंगे? मैंने उसे छेड़ा, मिलना कोई जरूरी नहीं है। उसने बेताबी से कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं, तुमने 2 मुलाकातों में मुझे दीवाना बना दिया है। अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। आपको मालूम नहीं मेरी फैमिली कैसी है। मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिनों की परेशानी है, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। आप जानते नहीं, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मैं गरीब अमीर के फर्क को नहीं मानता। मैं शुरू से अपने फैसले खुद करता हूँ। तुमसे शादी के लिए मेरे माँ बाप को भी कोई ऐतराज नहीं होगा।
काफी देर तक हम वहां घूमते रहे, फिर लौटकर जोया के घर आ गए। कुछ देर तक जोया के पास बैठकर मैं नीचे आई। अनवर आ चुका था। आज वह ज्यादा ही खामोश था, खफा भी लग रहा था। मैंने कहा, अनवर भाई, आपको 2 दिन आना पड़ा, तकलीफ हुई। अब कल मत आना, मुझे जोया बुलवा लेगी अपने कजिन को भेजकर। उसका कजिन वही है न जो आज वहां मिला था। अनवर ने बड़ी मायूसी से कहा, हाँ वही है, दिलनवाज नाम है। वो लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, किस बदतमीजी से उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था। बड़े लोगों में ये फैशन है, इसे बुरा नहीं समझा जाता। मैं तुम्हें समझाने का हक तो नहीं रखता, पर इतना जरूर कहूँगा कि इस आदमी पर भरोसा मत करना, वरना धोखा खाओगी। मुझे मालूम है किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं। मुझे समझाने की कोशिश न करें, पर मैं तुम्हारा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो, मेरा भला बुरा सोचने वाले? मुझ पर दिलनवाज का जादू चढ़ गया था। मैं गुस्से में बकती चली गई। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और मेरे हाथ पर हाथ रख कर कहा, सलमा, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? अब तक की सारी जिंदगी तुम्हें सपनों में बसा कर बसर की है। मैं कैसे तुम्हें किसी और का बनता देख सकता हूँ, और खासकर बर्बाद होते कैसे देख सकता हूँ? मुंह देखा है कभी आईने में? तुम्हारा दिलनवाज का क्या मुकाबला? अब बकवास बंद करते हो या मैं नीचे उतर जाऊं? कल मुझे लेने के लिए आने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर कह गया, पर तुम मुझसे ऐसा सलूक ना करो। मैं खामोशी से उतरकर अपने घर चली गई। कपड़े बदलकर अम्मा के पास आए और उनसे कहा, अम्मा, मैं कल से अनवर के साथ नहीं जाऊंगी, मेरी सहेली का भाई लेने आएगा। दूसरे दिन शाम को चमचमाती कार मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने दिलनवाज को फोन करके घर आने को कह दिया था। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, मेरी सहेली का भाई मुझे लेने आ गया है, मैं जा रही हूँ, लौटने में मुझे देर हो सकती है। अम्मा बड़बड़ाती रह गई। मैं बाहर निकल गई। जैसे ही हमारी कार बाहर निकली, मैंने अनवर को एक खंभे के सहारे उदास खड़े देखा। हम जोया के घर न जाकर सीधे समंदर किनारे चले गए। वहां उसकी शानदार हट थी। ये मेरे लिए एकदम नई दुनिया थी। रात 11 बजे तक हम वहीं रुके और भविष्य के सपने बुनते रहे। वहां से मैं सीधी घर आ गई। दूसरे दिन भी यही सिलसिला रहा। मैं जोया की शादी में भी नहीं गई। मेरी बेरुखी के बावजूद अनवर चुपचाप हमारी खिदमत करता रहा। पता नहीं उसने अब्बा से क्या कहा कि वो अम्मा से कहने लगे, अनवर अच्छा लड़का है, देखा भाला, अच्छा खासा कमाता भी है। मैंने तय किया है कि सलमा की शादी अनवर से कर दी जाए। वह सुखी रहेगी और हमारी आंखों के सामने भी। अम्मा ने ऐतराज करना चाहा तो अब्बा बोले, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अनवर सलमा को पसंद भी करता है। गरीब चपरासी की लड़की के लिए किसी शहजादे का रिश्ता तो आएगा नहीं। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं अनवर से शादी नहीं करना चाहती और वह भी नहीं चाहता। मुझ पर दिलनवाज के इश्क का ऐसा नशा चढ़ा था कि जो दिल में आया कह दिया। अब्बा उस वक्त खामोश हो गए। दूसरे दिन स्कूल से वापस लौटते हुए मैं अनवर की दुकान पर रुक गई। मैंने उससे रूखेपन से कहा, तुमने अब्बा से यह क्यों कहा कि मुझसे शादी करना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम अपनी सहेली के कजिन से शादी करना चाहती हो, पर याद रखना वह फ्रॉड है, तुम्हें धोखा देगा। मैं तुम्हारी नसीहत सुनने नहीं आई हूँ। मैं दिलनवाज से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। बेहतर यही है कि तुम बीच में से हट जाओ। तुम शादी वाली बात के लिए अब्बा से इनकार कर दो। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए हर कुर्बानी दूंगा। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं शादी से इनकार कर दूंगा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। मैं ये सोचकर खुश थी कि वो इनकार कर देगा। दूसरे दिन अब्बा ने अनवर को घर बुलाकर मुझसे शादी के बारे में पूछा। उसने उदासी से कहा, चाचा, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे अपना बेटा बनाने की सोची, पर मैंने सलमा को अपनी बहन समझा है। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप सलमा की शादी किसी बड़े घर में करिएगा जहाँ पर वो खुश रहे।
ये भाई उसकी शादी का खर्च उठाने को भी तैयार है। मैं छिपकर सब सुन रही थी। उसने कहा था, कर दिखाया। पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। उन दिनों मैं स्कूल जाती थी, पर रास्ते में दिलनवाज मुझे पिक कर लेता था और हम घूमने फिरने निकल जाते थे। वो अभी तक मुझे अपने घर लेकर नहीं गया था। इम्तिहान के बाद दिलनवाज के शादी के तकाजे बढ़ गए। एक दिन वो दो औरतों के साथ हमारे घर आ गया। उसने बताया कि वे दोनों उसकी खाला हैं। मैंने अम्मी को बता दिया था कि रजिया का कजिन रिश्ता लेकर आएगा। मुझे भी हैरानी हो रही थी कि रजिया क्यों नहीं आई, पर मैं चुप रही। मगर अम्मा ने खाला से पूछ ही लिया, रजिया को साथ आना चाहिए था। वो बीच में है, फिर क्यों नहीं आई? बहन, क्या बताएं, खानदान की बात है। रजिया ये समझ रही थी कि दिलनवाज उससे शादी करेगा, पर जब उसने शादी के लिए सलमा का नाम लिया तो वह चिढ़ गई। उसके घर वाले हमसे नाराज हैं। अम्मा बोली, न कोई बहन न माँ बाप, हम किसकी जिम्मेदारी पर हाँ कह दें, कोई तो बीच में होता। बहन, आप फिक्र न करें, दिलनवाज के माँ बाप ने हमें पूरा अख्तियार दे रखा है। ये लीजिए, आप ये खत पढ़ लें जो उसके माँ बाप ने हमें भेजा है। आप समझ जाएंगी। इन औरतों ने एक खत अम्मा को पकड़ा दिया। आप लोग ये खत छोड़ जाएं, मैं हुस्ना के अब्बा को दिखाकर पूछूंगी, फिर कुछ जवाब दूंगी। दोनों औरतों ने दिलनवाज के खानदान और उसकी दौलत का ऐसा नक्शा खींचा कि अम्मा काफी हद तक राजी हो गईं। शाम को उन्होंने अब्बा को वो खत दिखाया और जोर दिया कि रिश्ता अच्छा है, हाँ कह दें। अब्बा ने दुनिया देखी थी, इस बात ने उन्हें जरा भी प्रभावित नहीं किया। अब्बा ने बहुत ऐतराज उठाए, पर अम्मा और मेरी जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। अम्मा ने रिश्ता मंजूर कर लिया। 2 दिन बाद फिर वही दोनों खाला आई। अम्मा ने उन्हें मंजूरी की इत्तिला दी तो उन्होंने मेरे हाथों में 15,000 रुपये दिए और हीरे की अंगूठी पहनाई। इस तरह से मेरी मंगनी हो गई। अम्मा को शादी और दहेज की फिक्र सताने लगी, लेकिन दिलनवाज की खालाओं ने आकर यह चिंता भी दूर कर दी। उन्होंने कहा कि लड़के के पास सब कुछ है, दहेज के नाम पर कुछ नहीं लिया जाएगा। मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ चांदी के जेवर और एक सोने की चेन दी। मेरी शादी सादगी से संपन्न हो गई। मैं दिलनवाज के घर आ गई। इतना बड़ा और शानदार घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। घर में मैं थी और एक बूढ़ी नौकरानी थी। मैं सुहाग सेज पर बैठी दिलनवाज का इंतजार कर रही थी कि नौकरानी ने आकर कहा, बीबी जी आप सो जाएं, दिलनवाज मियाँ जब आएंगे मैं आपको जगा दूंगी। मुझे शाहनवाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सुहाग सेज पर मैं अकेली उसका इंतजार कर रही हूँ और वह गायब है। बीबी जी साहब आ गए। थोड़ी देर बाद नौकरानी ने आकर बताया। मैं संभल कर बैठ गई। दिलनवाज अंदर दाखिल हुआ। उसके बैठते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वह शराब पी कर आया है। आपने शराब पी है? हाँ पी है, तो क्या हुआ? हमारी क्लास में इसे बुरा नहीं समझा जाता। आइंदा इस बारे में कुछ नहीं कहना, ना पूछताछ करना। मुझे उससे ऐसे जवाब व लहजे की उम्मीद नहीं थी, पर मैं चुप रही। दूसरे दिन सुबह मेरा भाई, मेरी बहन और मोहल्ले की एक लड़की मेरे लिए नाश्ता लेकर आए। बहन भाई घर देखकर दंग रह गए। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। फिर मेरी बहन ने पूछा, दिलनवाज भाई अगर आप इजाज़त दे तो बाजी को हम साथ ले जाएं। दिलनवाज ने खुशी से इजाज़त दे दी। मैं घर पहुंची तो औरतों की भीड़ लग गई। कोई कपड़े देखती तो कोई जेवर देखती। सब तारीफ करती रही, अम्मा खुश होती रही। शाम को दिलनवाज को लेने आना था। अम्मा ने रात के खाने का अच्छा इंतजाम किया। अनवर ने सामान लाने का जिम्मा खुद उठा लिया। वह 3-4 आइटम खुद ही बाजार से लेकर आ गया। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, नजरें झुका कर देखता रहा। जब दिलनवाज आया तो मोहल्ले के बच्चे उसकी गाड़ी घेर कर शोर मचाने लगे। उनके लिए यह बड़ी चीज थी। ये देखकर दिलनवाज को गुस्सा आ गया। वह चीखकर बोला, अब कभी इस चिड़ियाखाने में नहीं आऊंगा। बड़े बेहुदा बच्चे हैं इस मोहल्ले के। उसी वक्त अनवर भी आ गया। उसने अनवर से हाथ मिलाने के बजाय उसका हाथ झटक दिया। दिलनवाज ने अब्बा से पूछा, ये साहब कौन है? अब्बा ने कहा, बेटा ही समझो, बचपन से घर आता जाता है। अच्छा तुम वही हो जो जोया की शादी में सलमा को छोड़ने आए थे?
उस दिन किसकी गाड़ी चुरा कर लाए थे? साहब, हम गरीब जरूर हैं पर शरीफ हैं। चोरी नहीं करते। आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। चोर वो होते हैं जो गरीबों की दौलत समेटकर अमीर बनते हैं। वह तनकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता, जहाँ बाहर के लोग मेरी बेइज्जती करें। चलो। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही यह सब सोच कर आया था। सब रोकते रह गए। दिलनवाज मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर लेकर आ गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, ये आपको क्या हो गया था? आपने सबकी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती होती है इज्जत वालों की। तुम तो कह रही थी अनवर तुम्हारा भाई है। हाँ, हम उसे अपना भाई ही समझते हैं। खैर, आज के बाद तुम घर वालों से और अनवर से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। न तुम वहाँ जाओगी, न वहाँ से यहाँ कोई आएगा। ये छोटी बात नहीं थी। मैं दिलनवाज से खूब लड़ी। बड़ी मुश्किल से वह इस बात पर राजी हुआ कि कभी भी वह खुद मुझे माँ से मिला कर ले आएगा, लेकिन अकेले नहीं जाने देगा। दिलनवाज मुझे प्यार दे रहा था, इतने नाज उठा रहा था कि मैंने उसकी यह शर्त भी मंजूर कर ली। 2 महीने बड़े आराम से गुजरे। वह मुझे एक बार अम्मा से मिला कर ले आया। फिर एक दिन बोला, हमें ये कोठी छोड़कर फ्लैट में जाना है। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि ये कोठी किराए की थी। मुझे इतना अच्छा घर छोड़ने का दुख तो हुआ, पर फ्लैट भी बहुत शानदार था। वह भी किराए का था। फ्लैट में आकर मुझे दिलनवाज ज्यादा मुतमिन दिख रहा था। वह सारा दिन बाहर मसरूफ रहता था। मैंने एक दिन पूछ लिया, आप तो कहते थे आप कोई काम नहीं करते, फिर सारा दिन कहाँ गायब रहते हो? वह गुस्से से बोला, ये सब बातें तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, रोक नहीं रही। मैं तुम पर बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ, उसे वसूल करने के जुगाड़ में लगा हूँ। उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप रही। ज्यादा पूछो तो चिढ़ जाता था। एक दिन उसने मुझे तैयार होने को कहा और एक शानदार पार्टी में लेकर आ गया। शादी के बाद वह मुझे पहली बार कहीं लेकर निकला था। इस पार्टी में बड़ी बेशर्मी व बेहूदगी थी। सब शराब पी रहे थे, डांस कर रहे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने दिलनवाज से कहा, यहाँ से चलिए, मेरा दिल घबरा रहा है। थोड़ी देर में सब ठीक लगेगा। मेरे साथ रहना है तो ऐसी पार्टियों की आदत डाल लो। मैं डर कर चुप हो गई। मैं अनवर को मनमाना सुना सकती थी, दिलनवाज को नहीं। मैंने पहले कभी शराब नहीं पी थी, पर उस रात दिलनवाज ने मुझे जिद करके शराब पिला दी। मेरी हालत खराब हो गई। जब मुझे होश आया तो एक अजनबी मेरे साथ था। घर खाली पड़ा था। मैं घबरा कर उठी और उससे पूछा, दिलनवाज कहाँ है? अभी आता ही होगा, पहले तुम फ्रेश हो लो, अजनबी ने बेफिक्री से जवाब दिया। मैं अपनी तकदीर पर आंसू बहाने लगी। मेरा मुहाफिज ही मेरा लुटेरा बन गया। दिलनवाज आया तो मैं दौड़कर उससे लिपट गई। ये मेरा भोलापन था। मैं अभी भी उसे अपना मुहाफिज समझ रही थी। शाबाश, वेल डन। आओ चलो घर चलें। अपने फ्लैट पर पहुंचकर मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो पड़ी। वह मेरे पास आकर बोला, रोती क्यों हो? इसे हमारी क्लास में बुरा नहीं समझते। ये गलत है। इससे ताल्लुकात बनते हैं और काम निकाले जाते हैं। मैंने गुस्से से कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ, उस घर में जहाँ अनवर होता है। बेकरार क्यों होती हो? मैं यहीं तुम्हें कई अनवर ला दूंगा। मैं देखती हूँ तुम मुझे जाने से कैसे रोकते हो। उसने मुझे चंद तस्वीरें दिखाईं जिनमें मैं उस अजनबी के साथ गंदी हालत में थी। अगर तुमने कदम बाहर निकाला तो सब तस्वीरें अखबारों में आ जाएंगी। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी और तुम्हारे माँ बाप बेमौत मर जाएंगे। बहन घर बैठी रह जाएगी। बस करो दिलनवाज, रहम करो मुझ पर। ठीक है, मैं जो कहता हूँ चुपचाप करती रहो। बदनामी के डर ने मुझे खामोश कर दिया। इसका कारोबार अब मेरी समझ में आया। वह गरीब लड़कियों से शादी करता था और उनसे दौलत कमाता था। वह अकेला नहीं था, पूरा एक गिरोह था। दिलनवाज उसका एक मेंबर था। ये सब मुझे उस वक्त पता चला जब वह मुझे इस फ्लैट से दूसरे फ्लैट लेकर गया। वहाँ मेरे जैसी खूबसूरत 5 लड़कियाँ और थीं। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि उसका ये धंधा बड़े पैमाने पर चलता है।
कितने ही बड़े व नामवर लोग उसके यहाँ आते थे। लड़कियां उनके पास जाती। इन बड़े व सरकारी लोगों की उस पर मेहरबानी थी, जिनकी वजह से उसका कुछ नहीं होता था। लड़कियां इस गोरखधंधे में मकड़ी के जाले में मक्खी की तरह फंसी हुई थीं। हम लोगों के कुछ खास फोन नंबर थे जो हर एक को नहीं बताए जाते थे। कोई कस्टमर फोन करता, किसी खास नाम का हवाला देता जो दिलनवाज तय करता था। फिर दूसरे फोन से कॉल कंफर्म की जाती थी। इस बारे में इलाके के थानेदार को बताया जाता कि लड़की कहाँ भेजी जा रही है। बहुत ही सावधानी से सारा इंतजाम किया जाता था। इस काम के लिए पुलिस वालों की रकम तय थी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को वहां देखा कि नाम ले देती तो जिंदा भी नहीं बचती। इतने असरदार लोगों के पास से भाग निकलना मेरे पूरे घर को मौत की दावत देना था। मैंने इस जिंदगी को नसीब समझकर कबूल कर लिया। कभी भी घर चली जाती। मेरे गरीब माँ बाप मेरे कपड़े व गाड़ी देखकर खूब खुश थे। दिल चाहता पैसों से उनकी मदद करूं, मगर ये हराम की कमाई देने को दिल नहीं मानता था। अनवर को देखकर अफसोस होता। वो उदास अकेला उसी तरह मेरे माँ बाप की मदद करता रहा। काश मैंने अनवर से शादी कर ली होती तो आज कितनी सुखी होती। वो सच कहता था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब तो अपने आप से शर्म आने लगी थी। मुझे माँ बाप को न आने की वजह बताने में मुश्किल होने लगी थी। कभी भी लगता कि सच कह दूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।